वेलकम टू स्कॉलर कैंपस। आज ही भी सभी दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आपका रिट्स का। ठीक है, मेरा नाम है मनोज सिंह और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो मैंने फंडामेंटल आपको राइट्स बताए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में, उसी में ही आर्टिकल 32 जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मतलब क्या? आपके राइट को प्रोटेक्ट करता है। आपके राइट को प्रोटेक्ट कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। तो आज हम उनके बारे में बताने वाले हैं डिटेल से। ठीक है, देखिएगा क्या है आपका रिट्स। तो इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे हम यहाँ पर। तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द 5 टाइप्स ऑफ रिट्स। आपके 5 प्रकार का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपका जो सुप्रीम कोर्ट है वो 5 प्रकार की रिट्स जारी करता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32। ठीक है, और इसको ही क्या क्या नाम दिया गया है रिट्स में? नंबर 1 था हैबियस कॉर्पस, दूसरा मैंडेमस, तीसरा चैरिटोरियरी और चौथा क्यू वारंटो और लास्ट वन 5वां जो प्रोहिबिशन। किसके लिए होता है भाई? आपके फंडामेंटल या सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। टू एग्जीक्यूट द बेसिस द सिटीजन्स राइट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द अंडर द आर्टिकल। तो भाई सुप्रीम कोर्ट जो है वो किस आर्टिकल के अंडर में? आर्टिकल 32 में। सेव्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल एंड द हाई कोर्ट डज द सेम अंडर द आर्टिकल 226। तो भाई इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जब आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट भी आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग करता है और हाई कोर्ट भी आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग करता है। ध्यान रखना, यदि आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेट होता है या हनन होता है तो आप डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, इसमें क्या वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, या फिर दूसरा डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हो कि कहीं पर भी आपका वायलेशन हो रहा है तो आप किसी भी हायर अथॉरिटीज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करके उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा जाता है? फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर भी कहा जाता है। या फिर क्वेश्चन कई बार एग्जाम में ऐसे भी बनता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट करता है। इसी प्रकार से हाई कोर्ट में क्या है कि आप डायरेक्टली हाई कोर्ट में भी जा सकते हो आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग, लेकिन इसमें जरूरी नहीं कि आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेशन हो। आप अदर अथॉरिटीज में या कॉर्पोरेट अथॉरिटीज या एडमिनिस्ट्रेशन में भी आप आर्टिकल 226 का प्रयोग करके हाई कोर्ट से, किसी भी हाई कोर्ट से आप रिट जारी करवा सकते हो। और इसमें एक छोटा सा डिफरेंस और है कि हाई कोर्ट जो है उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो किसी भी कितने भी प्रकार की रिट जारी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ जो मैंने अभी बताया आपका हैबियस कॉर्पस, अनमेंडमस, चैरिटोरियो, क्यू वारंटो एंड प्रोहिबिशन की, ये इस प्रकार की रिट जारी कर सकता है। ठीक है भाई, आज ये देख लीजिए रिट्स है आपका, और ये किस लिए है? मेन पर्पस जो हम लगातार पढ़ते हैं एग्जाम के लिए कि भाई हमें फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, या हमारे सिटीजन जो इंडियन सिटीजन को प्रोटेक्ट करता है। दूसरा क्या है भाई? द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द B.R. अम्बेडकर। तो हमारे भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क किया था, ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड भी रहे थे, आपको पता है। तो ये क्या कहते हैं कि भाई क्या है आपका फंडामेंटल राइट्स? क्या है कि आपका संविधान की आत्मा कहा गया है आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग। क्या भाई आपको किस प्रकार से प्रोटेक्ट करता है, और ये क्यों कहा है B.R. अम्बेडकर जी ने? ये देखिए कि द आर्टिकल 32 एंड 226 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। कि भाई आपके संवैधानिक उपचारों का ये एक अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब यदि कहीं पर भी आपका शोषण होता है तो आप क्या जारी कर सकते हो? आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, या फिर आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो 5 टाइप की रिट जारी करवाकर किसी भी बॉडीज के खिलाफ। और वो बॉडी कौन से होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉर्पोरेट सभी हो सकती है। इसलिए इसको क्या कहा गया? द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स व्हिच हैज बीन रिगार्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द B.R. अम्बेडकर। इट्स डन बाय द हायर जुडिशरी थ्रू द 5 काइंड्स ऑफ रिट्स। ये ध्यान रखना कि इसको सिर्फ हायर जुडिशरी मतलब सुप्रीम कोर्ट ही इशू करती है। अब देखते हैं भाई कौन कौन सी रिट हमारी होती हैं। सबसे पहले हैबियस कॉर्पस के बारे में बात करते हैं। ये क्या है? इट इज द लिटरली मीन टू हैव द बॉडी, कि ए पर्सन
who has the detained, कि भाई किसी को आपने गिरफ्तार कर लिया है मान लो पुलिस ने, and the another person to produce the lateral bodies before the court, the both the public authorities and प्राइवेट इंडिविजुअल्स कैन बी सर्व। तो इसमें पब्लिक अथॉरिटीज और प्राइवेट अथॉरिटीज को ये कंपल्सरी है कि आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि आपने किस रीजन से उस बंदे को डिटेन किया है, गिरफ्तार किया है। दूसरा ये कि भाई एक केस था आपका बिहार में, बिहार हाईकोर्ट का केस है, तो उसमें भी ये बताया गया था कि किस प्रकार से एक इंसान को एक बार सजा के लिए उसने पहले जेल काट ली थी, फिर से दोबारा से उसी सजा के लिए उसको 14 साल का फिर से जेल में डाल दिया गया था। तो एक ये रीजन और था कि भाई आप डिटेन तो करो उसको, उसके सामने तो रखो कि उसने क्या गलती की है, ये सुनवाई का। और ये दूसरा क्या है, हैव टू बॉडी टू प्रोड्यूस, कि भाई आपको 24 आवर्स से पहले उसको बॉडी को प्रोड्यूस करना होगा किसके सामने, कोर्ट के अथॉरिटीज के सामने, ताकि वो ये जान सके कि उसको किस जुर्म के किस जुर्म के लिए उसको गिरफ्तार किया गया। अनलॉफुली डिटेन नहीं कर सकते, इसमें सीधा सा बात ये कहा गया। और इसमें कैन बी इशूड द अथॉरिटीज, भाई कौन सी अथॉरिटीज को आप इशू कर सकते हो, तो ये देख लीजिए, पब्लिक अथॉरिटीज के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हो, और प्राइवेट इंडिविजुअल्स में कहां नहीं कर सकते, यदि लॉफुली डिटेंशन किया गया हो, एक कानूनी तरीके से डिटेंशन किया गया हो तो वहां पर नहीं कर सकते। दूसरा, प्रोसीडिंग द कंसेंट द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, या कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट में यदि उसने ऐसे खिलाफ किया है कि कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट हो तो वहां पर भी इशू नहीं कर सकते। और डिटेंशन द आउटसाइड ऑफ द जुडिक्शन, आउटसाइड द जुडिक्शन है तो वहां पर आप क्या नहीं कर सकते, रिट जारी कर सकते नहीं कर सकते, कौन सी, हैबियस कॉर्पस पर। इसके बाद भाई नेक्स्ट देखिएगा, इसमें क्या है आपका, द लिटरली मीन्स वी कमांड। इसमें क्या है, इसका मतलब क्या है, वी कमांड करना, एट द डायरेक्टिव्स द पब्लिक ऑफिशियली एंड द रिक्वेस्ट टू परफॉर्म द ऑफिशियली ड्यूटीज, कि भाई आप यदि कोई पब्लिक ड्यूटीज कर रहे हो किसी भी अथॉरिटीज में, तो आप उसको बेहतर तरीके से कर रहे हो या नहीं कर रहे। यदि आपने ऐसा किया है, यदि मान लो कोई केस है, एक फॉर एग्जांपल लेते हैं कि एक कंस्ट्रक्शन का कंपनी था और उसने ये बोल दिया कि भाई हमने एक तरीके से गवर्नमेंट के लिए एक काम करेंगे, और उसने बाद में वो काम करने से मना कर दिया और उसका पैसा पूरा खा जाए, तो उसको ये लीगली साबित करना पड़ेगा कि भाई ये जो हमने पब्लिक के लिए काम करना था वो क्यों नहीं किया। और ये मतलब इसका मतलब ऑफिशियली ड्यूटीज आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी कि भाई एक्चुअल में आपने परफॉर्म करना चाहिए था, रिफ्यूज टू डू सो, और यदि नहीं किया तो उसमें साबित करना पड़ेगा अगेंस्ट द एनी पब्लिक फिगर्स, कॉर्पोरेशन एंड लोअर कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल। तो ये किस किस के खिलाफ जा सकता है, पब्लिक फिगर के, कॉर्पोरेशन के खिलाफ भी जा सकता है, और लोअर कोर्ट और आपका ट्रिब्यूनल भी। कैन बी इशूड अगेंस्ट किस किस के खिलाफ, पब्लिक बॉडी के खिलाफ बिल्कुल जा सकता है। कॉर्पोरेशन, जिसने भी मैंने बताया था अभी कंस्ट्रक्शन का काम किसी भी कॉर्पोरेशन ने लिया होगा तो उसके खिलाफ भी इशू कर सकते हैं कौन, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। उसके बाद एंड द इंफीरियर कोर्ट में भी ट्रिब्यूनल भी कर सकता है और गवर्नमेंट के खिलाफ भी कर सकते हैं। कैन नॉट बी इशूड द प्राइवेट इंडिविजुअल बॉडीज पे नहीं कर सकते भाई, क्योंकि इसमें एक लीगली टर्म एंड कंडीशंस नहीं होती। द डिक्लेरेशन ऑफ द ड्यूटीज, उसके बाद कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस हो तो वहां पर भी नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट के खिलाफ नहीं कर सकते, गवर्नर के खिलाफ, सीजीआई और चीफ जस्टिस ऑफ एक्टिंग एंड जुडिशियल कैपेसिटी, वहां पर हम नहीं कर सकते इसको परफॉर्म। नेक्स्ट देखिएगा भाई, मैंडेमस के बाद आपका शेरिटोरियरी, इसका मतलब क्या होता है, द लिटरली मीन्स टू बी सर्टिफाइड। इसमें क्या होता है कि आपने केस ले लिया है और फैसला सुनाने के बाद आप प्रोटेक्ट करते हैं कि भाई कोई भी केस का केस ले लिया हमने किसी भी कोर्ट ने, हमने मतलब किसी भी कोर्ट ने, और उसको उसने देख भी लिया कि सुनवाई भी कर दी, अब उसको कैसे प्रोटेक्ट करें। तो यहां पर शेरिटोरियरी टू बी इन्फॉर्म, इट इज इशूड ड्यू टू देयर एक्सेस जुडिक्शंस एंड लैक ऑफ द जुडिक्शन। यहां पर भी कि भाई आपने जो केस किया है उसका रिव्यू आप करोगे कैसे, क्या आपने जो फैसला सुना दिया, जो लोअर कोर्ट ने जो फैसला सुना दिया वो एक्चुअल में आपको उसको रिव्यू करना पड़ेगा। और ये आर्टिकल आपका 30 भी बोलता है, आपका आर्टिकल 13 भी बोलता है कि आपने रिव्यू करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, लीगल एरर तो नहीं कर दिया आपने, ओनली द इशूड अगेंस्ट, इशूड लिखा है मतलब वो उसी के किसके खिलाफ, जुडिशियल्स एंड क्वासी जुडिशियल्स। क्वासी जुडिशियल्स मतलब आपका ऐसा अथॉरिटी जो जुडिक्शन के अंदर में आता है, नोट टू द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ आप नहीं कर सकते, एग्जीक्यूटिव के सामने नहीं कर सकते,
उसने फैसला सुना दिया, जुडिक्शन ने फैसला कर दिया तो उसके खिलाफ देना पड़ेगा। अब देख लीजिए भाई, कैन बी इशूड ओनली द स्टैट्यूटरी बॉडी एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल पब्लिक ऑफिस। द मिनिस्ट्री ऑफिस में नहीं कर सकते, प्राइवेट ऑफिस में नहीं कर सकते। अब भाई नेक्स्ट क्या है आपका रिट्स क्यू वारंटो। इट्स का मतलब क्या है कि आपने जो केस लिया है अब उसको हमें सिक्योर करना पड़ेगा फैसला सुनाने से पहले, कि जो भी केस आपके अथॉरिटी के पास गया है उसके आप ट्रायल ले लिया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आप फैसला मत सुनाइए, वैसा का वैसा ट्रांसफर कर दीजिए। क्यू वारंटो किसकी, द मेन द प्रोहिबिटेड एंड द इशूड बाय द हायर कोर्ट। हायर कोर्ट इशू करता है टू द लोअर कोर्ट को। आपका उसमें कोई भी हो सकता है या फिर ट्रिब्यूनल भी हो सकता है, किसको प्रिवेंट रोकता है, एंड द लेटरल फ्रॉम द एक्सीडिंग्स एंड द जुडिक्शंस। ओनली द जुडिशियल, इसमें भी ध्यान रखिएगा आपका, ओनली द जुडिशियल एंड द क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज कैन बी सेव्ड। उसके बाद कैन बी इशूड किसके खिलाफ, ओनली द अगेंस्ट ऑफ द जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज, कैन नॉट बी द एडमिनिस्ट्रेटिव के खिलाफ नहीं कर सकते हम, क्योंकि भाई वहां पर हमारा कोई लीगल सिस्टम ही नहीं होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्ट करता है। और उसके बाद द लीगल अथॉरिटीज प्राइवेट बॉडीज, इनके खिलाफ हम इशू नहीं कर सकते। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिएगा प्रोहिबिशन। अब रोक लगाने की बात आती है, इट रिमेन बाय द व्हाट अथॉरिटीज या फिर वांट, कि भाई कौन सी अथॉरिटीज थी आपके पास, क्या आप जो काम कर रहे हो, क्या आपने जो मान लेते हैं आप कोई पोस्ट पर बैठे हो तो आप किस पोस्ट के आपकी क्या एलिजिबिलिटीज है, तो वहां पर आपने कोई मान लो अदर पोस्ट चूज कर ली तो आप वहां उसके लायक नहीं है, आपको वहां से रोक देंगे। इसकी टीज इश्यूड बाय द कोर्ट तो इन्वेस्टिगेट द लीगलिटी, के भी इन्वेस्टिगेट करता है ऑफ ए पर्संस के खिलाफ क्लेम टू द पब्लिक ऑफिस, कि भाई यदि आप किसी ऑफिस में बैठे हो तो आप वहां पर कि उस लायक हो भी नहीं, या आप उस एलिजिबल हो या उस क्वालिफिकेशन हो या नहीं। इसमें क्या है, ओनली द इशूड द केस ऑफ द सब्सटेंटिव द पब्लिक ऑफिस ऑफ द परमानेंट कैरेक्टर्स कैन बी इशूड, कहां पर इशू कर सकते हैं, जुडिशियल्स में, क्वासी जुडिशियल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में। ध्यान रखना एडमिनिस्ट्रेटिव भी बोल रहा हूं आपके बात में, ठीक है। उसके बाद अथॉरिटीज में कहां इशू नहीं कर सकते, लेजिस्लेटिव्स एंड द प्राइवेटाइज्ड बॉडीज में नहीं कर सकते। लेजिस्लेचर में तो आप पता ही है कि भाई कोई ऐसे डायरेक्ट नहीं बैठ सकता, तो वहां पर आप इशू नहीं कर सकते। उसके बाद भाई ये आपके जो 5 प्रकार की रेट्स थी ये हमने करवा दिया है, थोड़ा सा डिटेल्स में हमने करवाया है, थोड़ा आपको इतना ही इंफॉर्मेशन दिया गया है जो आपके एग्जाम में रिलेवेंट हो, आपके एग्जाम में रिलेट कर जाए क्वेश्चन। इससे बाहर नॉर्मल वन डे एग्जाम में तो क्वेश्चन नहीं बनते। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और इसी प्रकार की और भी बेहतर तरीके से जो गवर्नमेंट एग्जाम में आपको हेल्प करेगी हमारी वीडियो आती रहेंगी। और यही हमारा चैनल स्कॉलर कैंपस, आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। बने रहिए स्कॉलर कैंपस के साथ। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतर टॉपिक के साथ। जय हिंद।